हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज सेट 20 लेकर के आए हैं, डेली होमवर्क सीरीज। तो आज हम सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए आप वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम आंसर लिख नहीं पाएंगे इधर 4-5 वीडियो में, इसके बाद हम आंसर भी लिखेंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी, तो चलिए आप लोग आंसर को सुनिएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये आपको किया गया था हिमालय के ग्लेशियर में। कहाँ पे? हिमालय के ग्लेशियर में, वो भी हिमालय के ट्रांस ग्लेशियर में। किसमें? ट्रांस हिमालय में। और इसमें जो है 5 गो बड़ा ग्लेशियर है, जिसमें सियाचिन आ जाता है, हिस्पर आ जाता है, ससाइमिन हो जाता है, दियाफो और बाल्डोरो। ये सब 5 गो है मेन जो बड़ा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय है, जो ये सब हिमालय ग्लेशियर के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था? इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था? तो इसको लाया गया था 1975 में। कब लाया गया था? 1975 में। और उड़ीसा के भीतरकनिका में लाया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा के भीतरकनिका में। और उड़ीसा में 2 गो और जो है मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है, जो क्या कहते हैं, एक है सिमलीपाल और एक है गहिरमाता। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में 2 योजना चलाया गया था, जो है सुभद्रा योजना 2024 में और छाता परियोजना 2023 में चलाया गया था, यहाँ पे उड़ीसा के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा 1975, उड़ीसा में भीतरकनिका के अंदर। आगे क्वेश्चन है कि N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूसरा। N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O उत्सर्जन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। और मनोरंजन में भारत का स्थान अगर पूछे तो 6वां है। स्मार्टफोन निर्माता में अगर भारत का स्थान पूछे तो दूसरा है। अर्थव्यवस्था में अगर भारत का स्थान पूछे तो 5वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे? रॉटरडम में। कहाँ पे? रॉटरडम, जो नीदरलैंड में स्थित है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये 2023 में जो है इसका मिशन शुरुआत की गई है और इसका टारगेट जो है 2030 तक में रखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई, यह किस महासागर में अवस्थित है? यह किस महासागर में अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर जो है ये तीसरा बड़ा महासागर है। क्या? तीसरा बड़ा महासागर है। और हिंद महासागर का सबसे ऊंचा द्वीप अगर पूछे या सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। चलिए आगे है कि दुनिया की पहली मेलेनास्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य को बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा के सिमलीपाल के अंदर। कहाँ पे? उड़ीसा के सिमलीपाल के अंदर। आंसर भी लिखेंगे, 1-2 दिन के बाद आंसर भी लिखेंगे, अभी नहीं लिख पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की, इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा? इसका संबंध जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से होगा। क्या होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य सरकार द्वारा कब तक का रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2070 तक का। कहाँ तक का? 2070 तक का। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, यह कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ अवस्थित है? तो यह वेनेजुएला में अवस्थित है। वेनेजुएला कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अडानी ग्रीन
लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा कच्छ। कहाँ पे कच्छ है? कच्छ गुजरात में है। यहीं पे जो है यहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है कच्छ गुजरात में। और आगे टिप्स देखिए, अगर आपके पूछा जाए कि खिलौना पार्क कहाँ पे है, तो खिलौना पार्क गांधीनगर में है। कहाँ पे है? खिलौना पार्क गांधीनगर में है। सोलर पार्क राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। सोलर पार्क राजस्थान में। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई है? तो ये आपको हो जाएगा 2024। कब हो जाएगा? 2024। यह एक प्रकार का जो है ना बाल पेंशन योजना है, या जैसे वृद्धा पेंशन योजना होता है, इसी तरह ये एक प्रकार का बाल पेंशन योजना है, एनपीएस। आगे है, सूर्य हमारे पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? मतलब कह रहा है कि सूर्य हमारी पृथ्वी पर जो है किन दो रेखाओं के बीच में चक्कर लगाते रहता है, चमकते रहता है, तो ये हो जाएगा आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है ये ऊपर नीचे होते रहता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो से 1956 में बनाया गया है। कब? 1956 में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो गौतम बुद्ध अपने संवादों में पाली भाषा का उपयोग किया है। कौन भाषा का? पाली भाषा का। और अगर गौतम बुद्ध से अगर कुछ सवाल पूछा जाए तो गौतम बुद्ध से होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, और पहला प्रयोग जो है या पहला उपदेश ये सारनाथ में दिए थे, और ये जो है अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे, और इसके बचपन का नाम राहुल था, और अंतिम उपदेश ये कुशीनगर में दिए थे। कहाँ पे? कुशीनगर में दिए थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था इसका जन्म। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है? 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देशों से है? तो ये हो जाएगा आपको भारत और बांग्लादेश से है। कहाँ से? भारत और बांग्लादेश से है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की? कह रहा है कि 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसने की? तो रद्द करने की घोषणा जो है लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय ने किया था, और बंगाल विभाजन लागू का घोषणा जो किए थे ये 1905 में कौन किए थे? कर्जन किए थे। ये क्या कौन किए थे? कर्जन किए थे। मतलब उन्हीं बंगाल विभाजन को लागू 1905 में कर्जन किए थे, और बंगाल विभाजन को रद्द जो किए थे लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? लाहौर सत्र के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, और यही जो है रावी नदी के तट पर जो है ना घोषणा किया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मना था 1930 ईस्वी में मना था। कब मना था? 1930 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में मूल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? मूल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 3 तत्व। कौन? 3 तत्व हो जाएगा, जो जिसमें देखिए आर्टिकल 39 का क हो जाएगा, इसके बाद 43 का क हो जाएगा, इसके बाद 48 का क हो जाएगा। 39 के क में कहता है कि समान विधायिक सहायता। क्या कहता है? समान विधायिक सहायता। 43 के क में कहता है कि कामगारों की भूमिका, या कामगारों की भूमिका 43 ए में। और 48 ए में कहता है कि पर्यावरण श्रृंखला। क्या कहता है? पर्यावरण श्रृंखला। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधानों को मौलिक अधिकारों में कहाँ से लिया गया है? जी आपको जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई? संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है? तो ये आपको हो जाएगा आर्टिकल 148। कितना? 148 हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? सरक्रिक विवाद जो है, सरक्रिक विवाद
किन दो देशों के बीच है? तो सर्किरिक विवाद जो है आपको ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच सर्किरिक विवाद है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा जर्मन वाच द्वारा। कहाँ पे? जर्मन वाच द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किलायू और मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? किलायू किलायू और मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा हवाई द्वीप पे। कहाँ पे? हवाई द्वीप पे। आगे क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कांडला पोर्ट। कौन हो जाएगा? कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट पे से ही सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात होता है। क्या होता है? आयात और निर्यात होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कांडला पोर्ट का ही नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया। पोर्ट का हिंदी होता है बंदरगाह। आगे क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती है? तो सबसे पहले देखिए कि द्रौपदी मुर्मू अपना भारत देश का 15वीं राष्ट्रपति है। क्या वही 15वीं राष्ट्रपति है। इससे पहले जो है आपको कौन थे? 2017 में तो ये रामनाथ कोविंद थे। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वीं राष्ट्रपति है। और ये क्या कहते हैं, ये कौन जाति से, क्या कहते हैं, संथाल जाति से ये बिलोंग करती है। कहाँ से? संथाल जाति से। और इसका अगर घर पूछा जाए तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले की निवासी है। कहाँ के? उड़ीसा के मयूरभंज जिले के निवासी है द्रौपदी मुर्मू। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया? भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया है? तो ये आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 का? नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है संविधान की आत्मा उद्देशिका को जो है संविधान सभा में पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसको पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसमें जो है 4 तरह की बात कही गई थी। इसमें से 2 तरह की समानता थी, स्वतंत्रता 5 तरह की थी, और न्याय 3 प्रकार की बात की गई थी, और बंधुता 1 की बात की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कहा है। और ये जो है भारत के संविधान में उद्देशिका को जो पेश किया था ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और पास किया गया था ये उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को। इसमें जो है समानता 2 प्रकार की थी, स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी, न्याय 3 प्रकार की थी, और बंधुता 1 प्रकार की थी। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन 2 नदियों के संगम पर है? किन 2 नदियों के संगम पर है? संगम पर पूछा है तो ये लोहित और सुबनसिरी के संगम पर है। और ये अगर पूछा जाए कि कौन नदी पर है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और अगर संगम पूछा जाए तो संगम पूछा है तो ये लोहित और सुबनसिरी संगम पर होगा। आगे क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद का संबंध किन 2 देशों के बीच है? तो काला पानी का संबंध जो है अपना भारत और पड़ोसी देश नेपाल के साथ है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के रक्त के थक्का बनाने के लिए विटामिन के रक्त के थक्का बनाने के लिए प्रयुक्त। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो विटामिन आपको याद रखना है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं। ठीक है, जल में घुलते हैं BC और वसा में घुलते हैं ADE के ई, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? किस दर्रे से भारत आया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है खैबर दर्रा से भारत आया था। क्या हो जाएगा? खैबर दर्रा से भारत आया था। आगे क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है
कि मोन घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोन घाटी भारत के केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के केरल में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के समुद्र तटीय मैदान में दीघा तट भारत के राज्य में अवस्थित है। दीघा तट भारत के राज्य में अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर अवस्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर अवस्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंदावार का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो चंदावार का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? सबसे नवीनतम तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है। कौन है? कुडनकुलम। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है, तो ये हो जाएगा आपको मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। आगे क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 38 का बॉक्साइड। क्या हो जाएगा? बॉक्साइड। और उड़ीसा में सर्वाधिक है बॉक्साइट। उड़ीसा में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। और अगर देश में पूछे तो बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत है तो इसमें आपको हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, इसके बाद आपको जल विद्युत हो जाएगा, और इसके बाद आपको प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो ये आपको एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। आगे क्वेश्चन है कि किस भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं, तो ये आपको हो जाएगा नवेली। क्या हो जाएगा? नवेली। नवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आगे क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको जो है कोयला के लिए। क्या हो जाएगा? कोयला के लिए। और अगर पूछा जाए कि कोयला का जो है भारत में पहली खान कहाँ लगा था, तो ये कहाँ पर लगा था? रानीगंज। और रानीगंज कहाँ पर है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। कौन? थोरियम। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। और छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रीढ़ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है, तो ये आपको हो जाएगा धारवाड़ चट्टान। क्या हो जाएगा? धारवाड़ चट्टान। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुआ है तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में। आगे है कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो बक्सर का युद्ध आपको ध्यान रखें, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जो है वेंसी टाट थे। कौन थे? वेंसी टाट। और इसका कार्यकाल अगर पूछे वेंसी टाट का, तो वेंसी टाट का कार्यकाल था 1760 से 1765। तो 1760 से 1765 था। तो उसी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। और इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि एक 12 को और एक 16 को हुआ था। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई? एक ही दंड संहिता लागू की गई, तो ये 1861 में किया गया था। कब? 1861 में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में से सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे मदन मोहन मालवीय। कौन कहे थे? मदन मोहन मालवीय कहे थे। आगे क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? नियमीकरण किया गया, तो ये किया गया है लॉर्ड मियो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मियो के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया था? अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया था? तो ये लाया गया था 1882 में रिपन के समय। कहाँ पे? 1882 में रिपन के समय लाया गया था।
आगे क्वेश्चन है कि जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था। तो जमींदारी व्यवस्था को 1773 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सही हो जाएगा, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये 2 नंबर सही है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों, और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हो जाएगा 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। और अगर नियमित रूप से पूछे तो नियमित रूप से जनगणना 1881 में किसके काल में हुआ था? रिपन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये आपको हो जाएगा रिपन ने 1882 में प्रोत्साहित किया था। आगे क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था, तो ये क्या था? एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे क्वेश्चन है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे है कि कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। आगे है कि बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ये जो हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़े तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो ये आपको हो जाएगा असम में। कहाँ पे हो जाएगा? असम में। आगे है कि भारत का कौन सा राज्य देश में 3 अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? 3 अयस्क का एकमात्र उत्पादक है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य की सूची का दावा किया? मौलिक कर्तव्य की सूची का दावा क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे क्वेश्चन है कराएं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? तो यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। क्या है? एक प्रकार का ये मौलिक अधिकार है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, यह है। इसके बाद है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये भी है। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी है। मतलब चारों चारों है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत चारों आते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश के संविधान से लिया गया है? तो डैश के संविधान से लिया गया। तो कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय क्या है? यह एक न्याय योग्य है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत कस में किस होगा? भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य हो है? हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है, तो ये हो जाएगा FD1 में। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है, तो ये हो जाएगा 70 का क्या हो जाएगा? 51 के क्या हो जाएगा? 51 का भाग 4 में है, भाग 4 के क में।
आगे क्वेश्चन है, कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये 48 के ए में संदर्भित है। आगे क्वेश्चन है कि यूएनईएससीओ ने किस वर्ष में कोलंबिया नृत्य को अपना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है? तो ये आपको हो जाएगा 2010 में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको भील को। किसको? भील को। आगे है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है पंजाब राज्य में। आगे है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक के नाम दर्ज किया है? तो ये है नाटी। कौन है ये? नाटी। और ये उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड के। चलिए इसी के साथ अपना सेशन ख़त्म करते हैं। जय हिंद।